वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर +1 बायोलॉजी, चैप्टर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जिसमें हम देखेंगे कि ब्रीदिंग कैसे होती है, किस तरह से गैसों का एक्सचेंज होता है, सांस कैसे लिया जाता है, क्या क्या उसके सिग्निफिकेंस हैं, कौन कौन सी गैसों की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या उसमें प्रोडक्ट बनते हैं, किस तरह से जो हमारे एनर्जी है ब्रीदिंग से वो जनरेट होती है, कौन कौन से हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, किस ऑर्गन का क्या काम है। तो हम इस चैप्टर में सारी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसा कि हमें पता है, जो हम बॉडी में अपना खाना खाते हैं, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया, तो वो बिल्कुल सिंपलर जो सब्सटेंसेस हैं उनमें ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे फैटी एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड है, और ग्लूकोज है। ठीक है, तो इस तरह के जो सिंपल मॉलिक्यूल है उनमें वो ब्रेक डाउन हो जाता है। फर्दर जो ये सिंपलर मॉलिक्यूल है, इनके ऑक्सीडेशन के लिए, इनसे एनर्जी को जनरेट करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, O2। हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है इनसे एनर्जी को जनरेट करने के लिए। तो ऑक्सीजन हमें कहां से मिलती है? एटमॉस्फेयर से। और इसके बदले में जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के जो टिश्यू है, वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं एनर्जी को जनरेट करने में, और वहां से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो रिलीज होती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफी हार्मफुल है। इसीलिए उसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर जो एल्वेओली है, वो उसको सेपरेट आउट कर देते हैं हमारे ब्लड से। तो इस तरह से जो एटमॉस्फेयर के अंदर से ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बाहर छोड़ देना, इसी को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना और हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देना, इसी को बोलते हैं ब्रीदिंग या फिर रेस्पिरेशन। ठीक है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना, ऑक्सीजन को गेन करना और CO2 को रिलीज करना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग। तो आइए देखते हैं किस किस जो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से ऑर्गन है रेस्पिरेशन करने के लिए। ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? तो बच्चों, सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं मिलते, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग उनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे लोअर जो इनवर्टिब्रेट है, लोअर इनवर्टिब्रेट, जैसे हमारे स्पंजिज हो गए और सिलेंट्रेट हो गए। ठीक है, तो इनके अंदर जो रेस्पिरेशन का मेथड यूज होता है वो होता है सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे वाटर के अंदर
एक्वेटिक एनिमल्स है, पानी के अंदर रहने वाले जो जीव है, एक्वेटिक एनिमल्स है, जैसे फिशिज है या फिर मोलस्कस है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। जैसे फिशिज है, मोलस्कस है, इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए एक वॉलंटरी ट्यूबल्स होते हैं जिसको गिल्स बोला जाता है, वो मिलते हैं। तो फिशिज के अंदर और मोलस्कस के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, गिल्स है, ठीक है। तो इसी वजह से जो ये ऑर्गेनिज्म है, इनमें जो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, यानी कि गिल से जब रेस्पिरेशन होता है तो उस तरह के रेस्पिरेशन को बोला जाता है ब्रांकियल रेस्पिरेशन। डेफिनेशन पूछ ली जाती है कई बार, व्हाट इज ब्रांकियल रेस्पिरेशन, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू गिल्स। जब रेस्पिरेशन गिल्स से होता है तो उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं ब्रांकियल रेस्पिरेशन। होता किसमें है, एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हायर ऑर्गेनिजम्स है, जो वर्टिब्रेट्स है, उनके अंदर जो रेस्पिरेशन है वो होता है लंग्स के थ्रू। जैसे ह्यूमन बीइंग है, बर्ड्स है, एनिमल्स हैं, ठीक है। इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होगा वो किससे होगा, लंग्स से। और लंग्स के द्वारा होने वाले रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स के द्वारा होने वाले रेस्पिरेशन को क्या बोला जाएगा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अभी तक हमने दो टाइप के रेस्पिरेशन यहां पे डिस्कस किए। एक था हमारा ब्रांकियल रेस्पिरेशन, जो हमारा किसकी वजह से होता है, गिल्स की वजह से। जब गिल्स से रेस्पिरेशन होता है तो उसको ब्रांकियल रेस्पिरेशन बोला जाता है। जब लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है तो उसको बोला जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लेकिन कुछ जो एम्फीबियाज है, जैसे फ्रॉग है, इन एम्फीबियंस, जैसे कि फ्रॉग, इसमें जो रेस्पिरेशन है वो लंग्स से भी होता है और साथ में गिल्स से भी होता है, यानी स्किन से भी होता है। गिल से भी होता, ये लंग्स से भी होता है और स्किन से भी होता है। जब ये टेरेस्ट्रियल रीजन में होता है, यानी कि लैंड पे होता है, उस टाइम लंग्स का यूज करता है रेस्पिरेशन के लिए। जब ये पानी के अंदर होता है उस टाइम जो इसकी मॉइस्ट स्किन है उसका यूज करता है, स्किन का, अपने रेस्पिरेशन के लिए। तो इस तरह से जो स्किन से रेस्पिरेशन होगा, कुछ तरह के जो वर्म है जैसे अर्थवर्म वगैरह है, उनके अंदर भी क्यूटिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं स्किन में, उनसे रेस्पिरेशन होता है। तो स्किन के द्वारा होने वाले रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। स्किन के द्वारा होने वाले रेस्पिरेशन को बोला जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो ये तो हो गए बच्चों रेस्पिरेशन के टाइप। अब हम बात करते हैं जो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, किस जगह पे कौन सा जो ऑर्गन है वो प्लेस रहता है। तो अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो रेस्पिरेशन है
उसको डिस्कस करने से पहले हमें जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको ड्रा किया गया है। आइए इसको एक बार देखते हैं। तो जो हमारा ह्यूमन में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्टार्ट होता है हमारे नोज से। नोज के जो अपर जो लिप्स है उसके ऊपर 2 ओपनिंग्स होती है जिनको नोस्ट्रिल्स बोला जाता है। ठीक है, उनको नोस्ट्रिल बोला जाता है। तो वहां से नेजल कैविटी आती है। नेजल कैविटी से आगे जो हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था फेरिंक्स आता है। और फेरिंक्स से आगे लैरिंक्स आता है। ठीक है, जो हमारा लैरिंक्स है जिसको हम वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं या फिर साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। और जो हमारा लैरिंक्स होता है उसके ऊपर एक थिन फ्लैप्स ऑफ कार्टिलेज होता है। थिन फ्लैप्स ऑफ कार्टिलेज जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। जो यहां पे दिख रहा है एपिग्लोटिस, ये क्या काम करता है? जो हमारा फूड है उसको हमारी फूड पाइप में एंट्री होने से रोकता है, क्योंकि जो लैरिंक्स है वो कॉमन ओपनिंग है फूड के लिए और गैसेज के लिए। तो यहाँ पे जब हम खाना खाते हैं उसको स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, तो ये हमारी जो वाइंड पाइप है उसको कवर कर लेता है। उसके बाद जो हमारी वाइंड पाइप है उसको हम बोलते हैं ट्रेकिया। वाइंड पाइप जो है उसको क्या बोला जाता है? ट्रेकिया बोला जाता है। और जो ट्रेकिया है वो आगे फिर 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है जिनको बोला जाता है ब्रोंकाई। ट्रेकिया आगे 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसमें जो 5th हमारी थोरेसिक बोन है, 5th जो थोरेसिक बोन है उसके लेवल पे जाके ये डिवाइड होती है, उनको बोला जाता है ब्रोंकाई। जो इसकी 2 ब्रांचेज बन गई, उसके बाद वो दोनों ब्रांचेज फर्दर डिवाइड होती रहती है। ठीक है, तो उसके बाद बन जाएगी हमारे सेकेंडरी ब्रोंकाई, और फिर वो फर्दर डिवाइड होगी तो बन जाएगी टर्सरी ब्रोंकाई। उसके बाद जो टर्सरी ब्रोंकाई है वो फर्दर डिवाइड होगी तो बन जाएगा ब्रोंकियोल्स। और जो ये ब्रोंकियोल्स है ये फाइनली अटैच रहेंगे एक एयर सैक से जिसको बोलते हैं एल्वियोली। जो ब्रोंकियोल्स है वो एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर के साथ अटैच रहेंगे जिसको हम एल्वियोली बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, जो ये रेड कलर के दिख रहे हैं सारे के सारे एल्वियोली है। इनके अंदर जो एयर है हम इनहेल करते हैं वो स्टोर रहती है। ये हमारे लंग्स का जो एरिया है उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो इस तरह से यहाँ से शुरू करते हैं। एपिग्लोटिस का काम हमें पता चल गया। ये हमारी जो वाइड पाइप है, जो लैरिंक्स है, उसको कवर करने का काम करता है फूड के स्वेलविंग के टाइम पे। लैरिंक्स है हमारी जो कॉमन ओपनिंग है फूड के लिए और एयर के लिए। उसके बाद जो हमारी वाइड पाइप है उसको हम ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया जब 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है तो उनको ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होती रहती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई बनती है। सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड होती है, टर्सरी ब्रोंकाई बनती है। टर्सरी ब्रोंकाई फिर से डिवाइड होती है तो ब्रोंकियोल्स बनते हैं, और ब्रोंकियोल्स एल्वोइली के साथ जुड़े हुए होते हैं।
ठीक है, यहां तक क्लियर है बिल्कुल। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे ट्रेकिया है, ट्रेकिया से लेकर के जो हमारी टर्सरी ब्रोंकाई है वहां तक कार्टिलेज के बने हुए सी शेप के रिंग लगे होते हैं। जो ये दिख रही है ये ऐसे सी शेप के रिंग लगे होते हैं। ये रिंग केवल आगे की साइड होते हैं, जो हमारे चेस्ट कैविटी में जो हमारी वाइंड पाइप है उसमें आगे की तरफ होते हैं, क्योंकि इसके पीछे की तरफ हमारा जो ओसोफेगस है वो होती है। जो हमारी वाइंड पाइप है इसके पीछे की तरफ ओसोफेगस रहेगी, जिसके अंदर से हमारा फूड मटेरियल है वो स्टमक तक जाता है। आगे की तरफ कार्टिलेज के बने हुए सी शेप के रिंग लगे होते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्टिलेज रिंग्स। इन रिंग्स का क्या काम है बच्चों, ये हमारे जो वाइंड पाइप है उसको कोलैप्स होने से बचाते हैं, उसको कोलैप्स होने से बचाते हैं, यानी कि उसको श्रिंक होने से बचाते हैं, उसको सिकुड़ने से बचाते हैं, ताकि वो ऐसे के ऐसी अपनी पोजीशन में रहे, जो हमारी वाइंड पाइप है। तो उसके बाद बात करते हैं हमारे लंग्स की। ह्यूमन बीइंग के अंदर बच्चों 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि थोरैक्स कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। कहां पे? थोरैक्स कैविटी। यानी कि और इसको थोरेसिक चैम्बर भी बोलते हैं, थोरेसिक चैम्बर। जो कि बिल्कुल एयर टाइट चैम्बर है। अब 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं, एक राइट लंग और एक लेफ्ट लंग। जो हमारा बच्चों राइट लंग है उसके अंदर भी 3 लोब्स बने हुए होते हैं। जो राइट लंग है उसके अंदर 3 लोब्स बने होते हैं, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जबकि जो हमारा लेफ्ट लंग है उसमें केवल 2 लोब बने होते हैं। जो हमारा लेफ्ट लंग है उसमें 2 लोब बने होते हैं, एक ये बड़े वाला लोब और एक छोटे वाला लोब। इसका कारण है बच्चों, क्योंकि हमें पता है, सुनते आ रहे हैं बचपन से ही, कि जो हमारा हार्ट है वो लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन जो प्रॉपरली हमारा हार्ट की पोजीशन है वो लेफ्ट साइड में नहीं होती, वो हमारा दोनों लंग्स के बीच में होता है। बस थोड़ा सा वो लेफ्ट की साइड ज्यादा खिसका हुआ होता है, इसीलिए हम बोल देते हैं कि हमारा जो लंग्स है वो लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, बीच जो दोनों लंग्स के बीच में थोड़ा सा वो लेफ्ट वाला जो लंग्स है उसकी साइड खिसका हुआ होता है। इसी वजह से जो हमारा लेफ्ट लंग है वो थोड़ा छोटा होता है और उसमें केवल 2 लोब होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वोइली है। एल्वोइली हमारा जो हम एयर इनहेल करते हैं, सांस के द्वारा जो हवा को अंदर लेते हैं, वो एल्वोइली उसको अपने अंदर भर के रखता है और जो लंग्स का सरफेस एरिया उसको बढ़ा देता है, क्योंकि ये बैलून के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे इनके अंदर हवा भरेगी तो ये फूल जाएंगे। उसके बाद जो हमारे लंग्स है बच्चों वो डबल लेयर होते हैं, उसके ऊपर 2 लेयर होती है, जिसको प्लूरा लेयर बोला जाता है। एक एक्सटर्नल प्लूरा और एक इंटरनल प्लूरा। जो दोनों ही प्लूरा लेयर है उनके बीच में एक लिक्विड भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, जिसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। इस फ्लूइड का क्या काम है बच्चों, जो जब हम सांस को अंदर लेके जाते हैं, हमारे जो लंग्स है वो फैलते हैं, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन जनरेट होता है, उस फ्रिक्शन से हमारे लंग्स को बचाने का काम करता है जो प्लूरल फ्लूइड है। क्या काम करेगा? लंग्स को फ्रिक्शन से बचाने का काम करेगा। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद जो नीचे होता है हमारा डायफ्राम, जो कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उनको अलग करके रखता है। जैसे जो हमारी चेस्ट है वो स्वेलो करेगी, वो फूलेगी, जब उसके अंदर हवा भरेगी तो डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाता है। जैसे ही हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो हमारा डायफ्राम ऊपर की तरफ चला जाता है। तो इस तरह से
हमने जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी पार्ट हैं उन सभी पार्ट को डिस्कस कर लिया है। इसमें 2-3 टर्म और आती है बच्चों जो हमारे पूरी की पूरी बायोलॉजी में बहुत बार यूज होंगी, उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। एक टर्म आती है बच्चों इसमें डोर्सल, एक आती है वेंट्रल, एक आती है लेटरल। डोर्सल का मतलब होता है बच्चों सामने, फ्रंट में। वेंट्रल का मतलब होता है बैक में, और लेटरल का मतलब होता है साइड में। ठीक है, तो ये साइंटिफिक लैंग्वेज है, बायोलॉजी में इसका यूज किया जाता है। तो जैसे ही हम लंग्स की बात करते हैं, जो हमारे लंग्स है वो डोर्सल साइड में है हमारी वर्टिब्रल कॉलम के, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है बच्चों उसके वो सामने की तरफ है। ठीक है, यानी कि डोर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रल का मतलब बैक साइड में, जो हमारी ये बोन है स्टर्नम, यहां से लेकर के यहां तक वो स्टर्नम के यानी कि थोरेसिक जो बोन है उसके वेंट्रली है, वेंट्रली टू द थोरेसिक बोन, यानी कि थोरेसिक बोन के पीछे है। और लेटरली क्या है, इसके दोनों साइड में हमारे जो रिब्स है वो प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे जो लंग्स है उसके दोनों साइड में यानी कि लेटरली रिब्स प्रेजेंट है, और टॉप टू द डायफ्राम, और डायफ्राम के ये ऊपर प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमने जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके सभी पार्टों को, किस पार्ट का क्या काम है, उनको डिस्कस किया बच्चों इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं किस तरह से जो हमारा मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का वो पूरा होता है। ठीक है, हमारा जो इनहेलेशन है, एक्सहेलेशन है, वो किस तरह से होता है, गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।